हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम आपको ले चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 8। और इस एक्सरसाइज में देखिए हमने समानांतर चतुर्भुज के बारे में सारे क्वेश्चन आपके सामने। तो आपको क्लियर होना चाहिए समानांतर चतुर्भुज क्या होती है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, देखिए। ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा करना है। ये 4 पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। तो मैं इसकी एक फिगर बनाना चाहूंगा आपके सामने। देखिए मेरे पास ये एक स्केल है, और इस स्केल को अगर मैं यहाँ रख दूं, स्केल की बजाय आप कोई रेक्टेंगुलर कोई पट्टी भी ले सकते हैं लकड़ी की, जैसे वो ली मैंने और ये खींच दिया इस प्रकार से, और इसी को नीचे भी खींच दिया ऐसे। ये देखिए, ये दो लाइन जो है आपको कैसी दिखाई दे रही है, पैरेलल लाइन है, समानांतर है। ये इसकी दोनों लाइन आपस में समानांतर होती है। अगर इसको मैं थोड़ा घुमा के ये ऐसे रख दूं और ऐसे रख के अब फिर ऐसे ही खींच दूं, एक लाइन ये खींच दी मैंने और एक लाइन इधर खींच दूं, देखिए एक लाइन इधर खींच दी और इसको हटा लिया मैंने। ये जो बीच में आप देख रहे हैं एक चतुर्भुज चतुर्भुज बन गई, और इसका नाम यदि मैं रख दूं ए बी सी और डी, ये एक चतुर्भुज है। और इस चतुर्भुज को मैं थोड़ा आपको इस तरह क्लियर करना चाहूंगा कि इसमें जो या एडी रेखाखंड है या रेखा है, या बीसी के पैरेलल है, और ए बी डी सी के पैरेलल है। तो इसीलिए हम इसको, ये दोनों जो पेयर है, लाइन सेगमेंट के जो पेयर हैं दोनों, या लाइन पेयर है, ये दोनों पैरेलल है। इसीलिए इसको पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज कहा जाता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल, और इसमें आप इस एंगल को देखिए, ए जो एंगल है और ये सी एंगल है, दोनों एंगल एक जैसे हैं, यानी कि इनकी मेजरमेंट अगर हम करेंगे तो दोनों सेम है। जितने एंगल, जितने डिग्री का एंगल ये है, उतने डिग्री का एंगल ये है, और इसी प्रकार से ये एंगल इसके इक्वल है। और ये जो ए बी रेखाखंड है ये डी सी रेखाखंड के इक्वल है, और ए डी रेखाखंड है ये बी सी के इक्वल होता है। अब ये पॉइंट्स आप भर सकते हैं। देखिए फर्स्ट है ए डी इज इक्वल टू, यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया, ए डी कहाँ है, ये है ए डी, ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो हमने यहाँ लिख देंगे बी सी। एंगल आ गया डी सी बी, डी सी बी एंगल कौन सा है, ये एंगल है। ये एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसका नाम क्या है, बी ए डी, एंगल बी ए डी। ओ सी, अब ओ सी देखना क्या है, ओ सी इसका एक ये है डायगोनल ओ सी, और दूसरा डायगोनल ये है बी डी। ओ सी इज इक्वल टू पूछा इसने ओ सी, यानी कि ओ ये होता है यहाँ जहां ये डायगोनल दोनों प्रतिच्छेद करते हैं बीच में। अगर इसको मैं थोड़ा बड़े रूप में बनाऊं तो ऐसे बन जाएगी। या देखिए आप, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। तो ये इसके डायगोनल है, ये बी डी डायगोनल है, और ये डायगोनल ए सी है। ये डायगोनल आप दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं दोनों डायगोनल, और जितना हिस्सा इधर रह गया ओ सी, उतना हिस्सा इधर है ओ ए, यानी कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान भाग करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसने पूछा क्या ओ सी, ये ओ सी, ये किसके इक्वल होगा, ओ ए।
यहाँ है स्मॉल लेटर लिखा हुआ है एम फॉर मेजरमेंट। एंगल डी ए बी, यानी कि एंगल डी ए बी कौन सा एंगल लेंगे, ये एंगल है पूरा डी ए बी, प्लस मेजरमेंट एंगल सी डी ए, सी डी ए, ये एंगल, इन दोनों एंगल का मेजरमेंट पूछा गया है। अब आपने पता है कि दोनों एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, 180। क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन यानी कि ए बी और डी सी, यानी कि ये है ए बी और ये है डी सी, ठीक है। और जो ये ए डी है, ए डी इनको इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है या ज्वाइन कर रही है। तो ये दो पैरेलल लाइन को जब एक ये तिर्यक रेखा, जिसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं, ये काटती है, तो ये दोनों एंगल का योग 180 होता है। तो इसलिए इन दोनों का मेजरमेंट या इन दोनों का योग 180 है। इस प्रकार से हमने सभी ब्लैंक्स को फिल कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज आपके सामने एक समानांतर चतुर्भुज के अवयव के बारे में मैं बताना चाहूंगा। समानांतर चतुर्भुज देखिए, इसकी आकृति, दो समानांतर रेखाएं होती हैं, एक समानांतर ये है, एक समानांतर ये दोनों समानांतर रेखाएं आपस में हमने खींच दी, और ये दोनों भी समानांतर खींच दी, एक ये और एक ये। जो इसका एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम यहां से हटा देते हैं, और अब इसका नाम लिख दिया मैंने, ए बी सी और डी। इसमें क्या है कि ए बी डी सी के पैरेलल, हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल है डी सी, ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर, तथा ए डी पैरेलल बी सी, ये दोनों पेयर पैरेलल होते हैं। दोनों पैरेलल होने के कारण जो आमने सामने की भुजाएं हैं, यानी कि इस ए बी के सम्मुख भुजा डी सी है, हम लिख सकते हैं कि इसको ए बी और इसके ऊपर ये डैश लगाते हैं। डैश का मतलब होता है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल होता है इस डीसी के, लाइन सेगमेंट डीसी के इक्वल है, तथा ये जो एडी है, लाइन सेगमेंट एडी, ये इक्वल होगा लाइन सेगमेंट बीसी के। नंबर 1, नंबर 2, यानी कि दोनों पेयर पैरेलल हैं और सम्मुख भुजाएं इक्वल है, सम्मुख भुजाएं अपोजिट साइड्स। और इसी प्रकार से अब हम लेंगे सम्मुख कोण, यानी कि ये है कोण, इस कोण के सम्मुख है, अपोजिट है, एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों इक्वल होंगे। इसी प्रकार से एंगल बी और डी भी, एंगल बी इक्वल एंगल डी, इसको हम कहते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इसके बाद आपको आती है संलग्न कोण और संलग्न भुजाएं। वो कौन सी होती हैं, जैसे ए बी जो है, जहां इसका फिनिशिंग पॉइंट है, ए से स्टार्ट हो गया, बी पे यहाँ फिनिश है, बी से दूसरी रेखाखंड ये शुरू हो गया है डी सी, तो ये ए बी और बी सी जो है दोनों आपस में संलग्न है। ए बी तथा बी सी संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं, यानी कि ये एडजेसेंट साइड्स हैं आपस में, जहां ये साइड का एंड पॉइंट है वहीं से दूसरी स्टार्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं संलग्न भुजाएं। जैसे बी सी यहां एंड होगी तो बी सी के संलग्न ये भी है, बी सी तथा सी डी, या इसको हम डी सी भी कह सकते हैं, सी डी, ये भी संलग्न है।
ठीक है। और डीसी के संलग्न या सीडी के संलग्न ये भी है डीए, सीडी तथा डीए ये भी संलग्न है। ठीक है। और डीए और एबी भी संलग्न है। इस प्रकार से ये एडजेसेंट साइड्स होती है आपस में, जिसका एक कॉमन पॉइंट होता है, जैसे ए बी और बी सी का कॉमन पॉइंट ये है बी। तो इस प्रकार से ये है एडजेसेंट साइड्स, और इसी प्रकार से एडजेसेंट एंगल है। एंगल कौन से हैं? जैसे ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, ये दोनों इस लाइन के ऊपर बने हुए ए बी के ऊपर, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे या संलग्न कोण कहेंगे हम। कोण ए प्लस कोण बी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल संलग्न कोण, और इन दोनों का योग जो होता है वो 180 होता है। बी और सी भी संलग्न है, कोण बी और कोण सी। कोण बी प्लस कोण सी ये भी 180 हो जाए, क्योंकि ये भी संलग्न कोण है। सी और डी भी संलग्न है, कोण सी प्लस कोण डी ये भी 180 हो जाएंगे। और डी और ए, कोण डी प्लस कोण ए ये भी संलग्न है, तो संलग्न कोणों का योग 180 होता है, ये याद रखना। अब इसमें बच गए इसके डायगोनल। ये डायगोनल है ए सी, ये डायगोनल है बी डी, और ये दोनों ओ पॉइंट के ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। जितना हिस्सा ये है ओ ए, उतना हिस्सा ओ सी है, और जितना पार्ट ये ओ बी है उतना पार्ट ओ डी है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लिख सकते हैं हम समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि इनका जहां प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो प्रतिच्छेद बिंदु दोनों विकर्णों को समान दो भागों में बांट देते हैं। जिस तरह से यहां है प्रतिच्छेद बिंदु, तो जितना ओ ए उतना ओ सी, ये हम लिख भी सकते हैं। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। और लंबाई में ये एक बड़ा डायगोनल है, ये छोटा है, तो लंबाई में हम नहीं कह सकते कि इक्वल होते हैं, लंबाई में ये छोटे बड़े भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपने ये इसकी जितनी भी समानांतर चतुर्भुज की जो विशेषताएं हैं या इसमें जो गुण हैं या इसके जो अवयव हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ये 5 फिगर दी हुई है, और इन पांचों फिगर में एक्स वाई जेड दिए हुए हैं, तो हमने ये ज्ञात करने हैं कितने डिग्री के कोण है ये। देखिए यहाँ फर्स्ट फिगर है, हमें पता है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है समानांतर चतुर्भुज है ये सारी। समानांतर चतुर्भुज में अब एंगल बी जो है ये 100 का है, तो एंगल डी भी 100 का ही होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर सेम, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये इसकी विशेषता है। तो y का मान कितना हो जाएगा? 100 ही हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 100, और आगे लिख सकते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और ये दोनों कोण हैं संलग्न कोण।
इन दोनों का जोड़ 180 होता है, तो y और z का y z प्लस y का जो होगा 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये संलग्न कोण है, संलग्न कोण लिख दिया हमने। इनका 180 होगा, इसका हमें पता है 100 है, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z प्लस में 100 इज इक्वल 180। तो z की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये 80 आ गया। इसके सामने x है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये सम्मुख कोण है। जब ये 80 का है तो x भी 80 का है, तो हम इसको यहां भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू जेड और इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये हो गया इस फिगर के लिए। इस फिगर के लिए देखिए, ये 50 है, इसका और इसका जोड़ होना चाहिए 180। क्यों? क्योंकि ये संलग्न कोण है, संलग्न कोणों का योग 180 होता है, इसलिए y प्लस 50 इज इक्वल टू होना चाहिए 180। तो y की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 50 तो 130 डिग्री, 130 डिग्री हो गया y का। अब ये 130 है तो इसके सामने x है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, सम्मुख कोण है। तो x और y ये अपोजिट एंगल है, इसलिए इनका हो गया 130। तो y 130 है तो x भी 130। अब रह गई ये z। अब z को हम कैसे निकालेंगे, z को निकालने के लिए यहां देखिए क्या आएगा, इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ दोनों का 180 होता है क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो यहाँ इसका जोड़ 180 है, लेकिन हमें ये पता है कि अंदर वाला कोण 50 का है। क्यों? क्योंकि इसके सम्मुख है, 50 के सम्मुख 50 ही डिग्री का कोण होता है। तो ये 50 है, तो ये z कितना हो गया, z हो गया 180 माइनस 50। तो कितना हुआ z, z हो गया 130 डिग्री। तो इस प्रकार से हमने इसका भी कर दिया। अब ये थर्ड पार्ट ये है, यहां देखिए ये एक ट्राइंगल है, कौन सी, ये एक, वैसे तो ये एक समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, इसको हम समचतुर्भुज कहते हैं क्योंकि जितनी समचतुर्भुज है वो समानांतर चतुर्भुज भी होती है। अब ये यहां हमें दिखाई दे रहा है कि 30 डिग्री का एंगल है, ये x, ये y, यहां ये निशान दे रखा है 90 डिग्री का, यहां z है। तो हमने निकालना है इनको। अब जिस तरह से ये जो लाइन है इसके पैरेलल है इस लाइन के, और ये बीच में इसका जो विकर्ण है, ये इन दोनों पैरेलल लाइन को इस प्रकार से काट रहा है। दो पैरेलल लाइन ये और ये, और ये विकर्ण। तो यहां एंगल हमें पता है 30 है, तो ये एंगल भी 30 होगा, यानी कि ये ठीक है। अब ये 30, ये 90, इसको हम बता सकते हैं क्योंकि इन तीनों कोणों का योग 180 होगा क्योंकि ये एक ट्रायंगल के एंगल है, और ट्रायंगल के एंगल जो है उनका योग 180 होता है। तो इसका मतलब ये है कि z प्लस में 90 ये, और प्लस में 30, ये कितना हो जाएगा 180। तो z की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम जोड़ेंगे तो ये 120 हो जाएगा, और 120 उधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो ये कितना बचा, 60 डिग्री का कोण बचा z। अब जिस तरह से इस विकर्ण की मैंने बात की थी, अब की बार दूसरा विकर्ण है। देखो ये जो ये विकर्ण है, यही दो लाइन पैरेलल, और ये विकर्ण इस प्रकार से ये। तो ये जब जो z है और y है ये इक्वल होंगे, हमें इसका पता नहीं y का, लेकिन इसका पता लग गया z का 60 है, तो ये भी 60 है। इसका मतलब y और z इक्वल है, और ये 60 डिग्री की। x की वैल्यू
हमने फाइंड आउट करनी है। अब इस ट्राइंगल में हमें पता लग गया ये 60, ये 30, ये अपने आप पता लग गया हमें। एंगल एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, 180 में से हम 30 प्लस 60 ये दोनों घटा सकते हैं, माइनस करेंगे इन दोनों। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। तो ये 90 डिग्री का कोण है एक्स जहां है। तो तीनों हमने एक्स वाई जेड इसमें बता दिए। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए ये 80 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाई है, तो वाई और 80 इक्वल होंगे, समूह कोण है ये। अब ये 80 है और इसका हमें पता नहीं, लेकिन इन दोनों का योग क्या होगा, इन दोनों का योग होगा 180। तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 100 है, इस जेड का पता नहीं, लेकिन जेड का पता ये आ जाएगा। 180 में से 100 माइनस कर दिया हमने, तो 80 डिग्री का हो गया ये भी जेड। अब वाई हमने निकाल लिया, रह गया एक्स। एक्स के सामने 100 है, तो एक्स की वैल्यू 100 आ गई, क्योंकि समूह कोण बराबर होते हैं। अब ये लास्ट वाली ये फिगर, इसमें क्या है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये 112 डिग्री का कोण दिया हुआ, तो इसका सम्मुख y है, इसका मतलब y का मान भी 112 ही होना चाहिए, सम्मुख कोण है। और अब ये ट्राइंगल है कि यहाँ इस ये डायगोनल से ऊपर एक ट्राइंगल बन रही है ये, इसमें क्या है, ये 40 का एंगल है, ये हमने निकाल लिया, y का मान 112 है, और x का हम निकाल सकते हैं। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी, तीनों का जोड़ होता है 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, उसमें से ये 112 है, ये 40 है, 112 प्लस 40 ये दोनों माइनस कर देंगे, कितना हो गया ये 152। 152 180 में से माइनस कर दो, कितना बच गया, 28 डिग्री। तो ये बच गया 28 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की भी आ गई। अब बचा जेड। जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स और जेड, देखिए ये मैंने ऊपर वाली लाइन खींची ये, और नीचे वाली भी खींची ये, और इन दोनों को ये इस प्रकार से काट रहा है ये डायगोनल। तो यहाँ जितना एंगल बनेगा उसका हमें पता नहीं, और जितना यहाँ बनेगा इक्वल होंगे, इसका पता है, ये 40 है, ये 40 नहीं है, जेड, एक्स और जेड, यहाँ यहाँ एक्स है और यहाँ जेड है, ये इक्वल होंगे, एक्स और जेड इक्वल होंगे। एक्स का हमें पता है 28 है, तो जेड भी 28 हो गया, यहाँ लिख सकते हैं हम, इसलिए जेड बराबर है 28, क्योंकि ये इज इक्वल टू एक्स, ये हम लिख सकते हैं एक अंतर कोण। तो आज ये 2 क्वेश्चन आपको जो करवा दिए गए हैं, यही आपने करने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगले क्वेश्चन जो है ना नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अब आज के लिए इतना ही काम काफ़ी है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।